गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम आपको प्रमाण संरचना के संबंध में आत्म विचार पर थोड़ा बहुत चर्चा किया था और हम वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन की द्विक प्रकृति के बारे में, मतलब डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी आपसे थोड़ा बहुत चर्चा हुई थी। ठीक, चलिए उसी के आगे आज हम सभी लोग देखते हैं। एक वैज्ञानिक थे हाइजेनबर्ग। कौन थे? हाइजेनबर्ग। वो कहाँ के थे? वो थे जर्मनी के। कहाँ के थे? जर्मनी के। उन्होंने एक पदार्थ की द्विक प्रकृति के आधार पर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे क्या कहा गया? जिसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहा गया। जिसे क्या कहा गया? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहा गया। तो आज हम सभी लोग हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को देखते हैं। आप लोग टॉपिक नोट कीजिएगा, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अगर आप नोट करना चाहिए, नोट बना रहे होंगे तो नोट बनाया करें, नोट कर लीजिए। आप कुछ मतलब सिद्धांत है तो आप थोड़ा बहुत नोट कर लीजिए। इसके बारे में बताते हैं सिद्धांत का, उनके अनुसार सिद्धांत दे लेते हैं। एक दो लाइन लिख लीजिएगा, लिखेगा। पदार्थ तथा प्रकाश की द्विक प्रकृति के कारण, पदार्थ तथा प्रकाश की द्विक प्रकृति के कारण अत्यंत सूक्ष्म कणों की स्थित तथा वेग को एक साथ शुद्ध रूप में निर्धारित करना संभव नहीं है। इस संबंध में जर्मन वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग ने सन 1927 ईस्वी में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। मतलब कोई भी कण, जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं पदार्थ की द्विक प्रकृति, मतलब पदार्थ जो होता है या जो प्रमाण होते हैं, कण और तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया था। यहाँ पे इन्होंने भी बताया कि किसी भी पदार्थ के कण और स्थिति दोनों का एक साथ निर्धारण करना असंभव, मतलब दोनों की स्थिति शुद्ध रूप में एक साथ नहीं बताया जा सकता है, अनिश्चितता रह जाती है। इसी को क्या कहा गया? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहा गया। मतलब देखते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में आप 2-3 लाइन लिख सकते हैं कि इन्होंने पदार्थ के कण और प्रकाश की द्विक प्रकृति के बारे में बताया कि शुद्ध रूप में दोनों को एक साथ शुद्ध रूप में निश्चित नहीं किया जा सकता, या उनकी स्थिति और वेग को एक साथ नहीं बताया जा सकता।
इसी को क्या बताया गया, इसी को क्या नाम दिया गया, इसी को हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहा गया। ये सिद्धांत दिया था किसने, हाइजेनबर्ग ने दिया था। उन्हीं के नाम पे सिद्धांत का नाम रखा गया क्या, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत में बताया क्या गया, इस सिद्धांत में यही बताया गया कि किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। यही क्या है, यही हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। मतलब जैसे हम जानते हैं परमाणु होता है, परमाणु कैसा होता है, परमाणु गोलाकार होता है। परमाणु कैसा होता है, गोलाकार। परमाणु के बीच परमाणु से नाभिक होता है, परमाणु नाभिक होता है, और नाभिक के बाहर क्या होती है, वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। इन्हीं कक्षाओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उससे क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ वेग होगा ना, किसी न किसी वेग से क्या कर रहा होगा, चक्कर लगा रहा होगा। ठीक, और कण मतलब इलेक्ट्रॉन है तो किस कोश में है, ठीक, किस कोश में है, कहाँ पे है, मतलब उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति क्या है, मतलब स्थिति को हम x से प्रकट करें, उसकी स्थिति क्या है, मतलब स्थिति और वेग दोनों को एक साथ क्या नहीं कह सकता, निर्धारित नहीं कह सकता। यही क्या कहलाता है, यही हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। मतलब किसी भी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। यही क्या कहलाता है, यही हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। तो आप नोट कर लीजिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। यथार्थ निर्धारण असंभव है, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक, यही क्या है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। मतलब और लिखना चाहिए, लिख सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार अगर एक बार हम क्या करते हैं, उस कण की स्थिति के बारे में अगर जानकारी मिल जाए, मतलब किसी एक प्रयोग के द्वारा अगर हमें उस कण की स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाए, तो किसी दूसरे प्रयोग के द्वारा हमें उसके स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब दोनों के बारे में एक साथ में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। यही क्या, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। ठीक, जैसे इन्होंने बताया कि यदि किसी अत्यंत सूक्ष्म कण की स्थिति का निर्धारण निहित अनिश्चितता का मान, ठीक, अनिश्चितता का मान क्या हो, डेल्टा x हो। मतलब कोई कण है, उसकी अनिश्चितता का मान क्या हो, डेल्टा x हो, और उसका वेग क्या हो, डेल्टा v हो। मतलब उसकी स्थिति क्या हो, जो अनिश्चित हो, क्या हो, डेल्टा x, और वेग क्या हो, डेल्टा v हो। तो हाइजेनबर्ग के अनुसार इसे बताया गया कि गणितीय रूप में हम क्या लिखते हैं, डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन आर लेस देन h अपान 4 पाई m। डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर आर लेस देन h अपान 4 पाई m, जहां पे डेल्टा x क्या है, कण की स्थिति है, डेल्टा v क्या है, कण का वेग है, यह एक नियतांक है, पाई का मान जानते हैं, m कण का क्या है, द्रव्यमान है। तो गणितीय संबंध बताया गया है, तो इसको याद रखिए। ठीक, ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता से संबंधित गणितीय फार्मूला है। ठीक है, ये हो गया। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार क्या कर सकते हैं आप,
किसी कण और स्थिति दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण संभव है। एक साथ दोनों का मान नहीं ज्ञात कर सकते। किसी एक प्रयोग के द्वारा अगर उसके कण के बारे में जानकारी मिलती है तो किसी दूसरे प्रयोग के द्वारा उसके स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। यही क्या है? यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। ठीक, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। आपको जो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत समझ में आया, कुछ भी आप नहीं करना, आपको सीधे कहिए कि किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ शुद्ध सही मान नहीं निर्धारित किया जा सकता है। किसी एक प्रयोग के द्वारा अगर उसकी स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है तो किसी दूसरे प्रयोग के द्वारा उसके वेग के बारे में जानकारी मिलती है। यही क्या है? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत भी आपको समझ में आया। तो ठीक, चलिए एक टॉपिक और देख लेते हैं हम सब। ठीक, परमाणु ऑर्बिटल क्या होता है? परमाणु ऑर्बिटल, तो परमाणु ऑर्बिटल देख लेते हैं हम। परमाणु ऑर्बिटल ये इसे वो कक्षक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षक। परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक, नोट कर लीजिएगा, ऑर्बिटल या कक्षक। ठीक, लिखिएगा, किसी परमाणु के बाहर का वह त्रिविम क्षेत्र, ऐसा लिखिएगा, किसी परमाणु के नाभिक के बाहर का वह त्रिविम क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक कहलाते हैं। ठीक, मतलब नाभिक के बाहर का, दूसरी ऐसा हम सुनते हैं कि नाभिक के बाहर का वह त्रिविम क्षेत्र, नाभिक के बाहर का वह त्रिविम क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक कहलाता है। ठीक, जैसे लोग जानते हैं नाभिक होता है, नाभिक के बाहर ही क्या पाए जाते हैं? नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के बाहर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर हर जगह पाए जाते हैं? नहीं, कुछ विशेष भाग होता है, कुछ विशेष स्थान होता है, उन्हीं विशेष स्थानों पर ही क्या कहते हैं? उन्हीं विशेष स्थानों को ही क्या कहते हैं? मतलब कुछ विशेष स्थानों पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उन्हीं विशेष स्थानों को ही हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक कहते हैं। ठीक है, परिभाषा सही बताइएगा कि नाभिक के बाहर का वह त्रिविम क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, वही क्या कहलाता है? परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक कहलाता है। ठीक है, और इन्हीं परमाणु ऑर्बिटलों में ही क्या रहते हैं? इन्हीं परमाणु ऑर्बिटलों में ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इन्हीं परमाणु ऑर्बिटलों में क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक, जैसे हम लोग जानते हैं, कोष जानते हैं, उपकोष जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं। जैसे उपकोष कितने हैं?
उपकोष हम लोग 4 जानते हैं। कितने उपकोष हैं? 4 उपकोष हैं। वो चारों उपकोष कौन कौन से हैं? वही 4 उपकोष यही हैं, S, P, D और F। ये 4 उपकोष हैं। कितने उपकोष हैं? 4 उपकोष हैं। और इन्हीं के आधार पर जैसे ऑर्बिटलों का आकार बताया गया कि ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है। ठीक, तो एस जो ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल का जो आकार होता है वो कैसा होता है? एस ऑर्बिटलों का आकार गोलाकार होता है। एस ऑर्बिटलों का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? डंबल के आकार का होता है। पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? डंबल के आकार का होता है। और डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? डी ऑर्बिटल का आकार डबल डंबल के आकार का होता है। डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? डबल डंबल के आकार का होता है। और एफ ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? एफ ऑर्बिटल का आकार जटिल होता है। ठीक है, तो हम ऑर्बिटल भी जानते हैं। ऑर्बिटल भी 4 प्रकार के होते हैं, S, P, D और F। यस ऑर्बिटल का आकार गोलाकार, P ऑर्बिटल का आकार डबल डंबल के आकार, P का आकार कैसा होता है? डंबल के आकार का होता है। और D का डबल डंबल के आकार का होता है। और F की संरचना कैसी होती है? F की संरचना जटिल होती है। ठीक, तो चलिए आज हम थोड़ा बहुत देखते हैं। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है? तो आप जब भी पढ़ें, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप लोग क्लास में हुआ करते हैं। जब क्लास में आपको बार बार मतलब एक ही चीज कई बार बताया जाता है, यहां पे आप नहीं समझ पाते तो आप इसको भी देख करके शायद समझते होंगे। अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आता तो आपके पास किताब होगी, उस किताब को एक बार पढ़ें, फिर वीडियो देखें, फिर पढ़ें, फिर देखें। हो सकता है आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो आप लोग अपने ढंग से जैसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उन सारे नियमों का पालन करते हुए आप लोग पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए ठीक, तो चलिए इतना ही देखते हैं। कल अगले वीडियो में दूसरा कोई टॉपिक देखा जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।